नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं जया कौशिक और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से जो तेलंगाना से आ रही है। तेलंगाना के सिकंदराबाद के एक शोरूम में एक भीषण आग लग गई और इस घटना में 8 लोगों की जान चली गई है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का शोरूम बताया जा रहा है जहां पर चार्ज करते वक्त ये आग लगी है। आपको बता दें कि आग के कारण शोरूम के ऊपर बने लॉज में धुएं और आग में कई लोग फंस गए थे। ये जो लॉज बना हुआ था सिकंदराबाद जो स्टेशन बना हुआ है उसके पास ही बना हुआ था। 20 से 22 लोग बताया जा रहा है उस दौरान वहां पर मौजूद थे। 8 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूद के नीचे अपनी जान बचाने की कोशिश की। राहत और बचाव का काम जारी है। इस बारे में आपको सुनवाते हैं कि हैदराबाद पुलिस के जो कमिश्नर है सीवी आनंद, उनका क्या कुछ कहना है। There is one electric scooter recharging unit, which I think looks a little dangerous and illegal. Then the ground floor has one lounge and one showroom, and then there are 4 floors of the lodge, which have about 23 rooms. Now this fire accident seems to have started from the cellar. It's connected. The staircase is connected right to the top of the building. So the entire smoke which has come out has spread through the staircase into the other floors. Unfortunately, those staying on the first and second floor were overpowered by the smoke. The smoke occupied the entire corridors, and when they came out of their rooms, they got stuck in that. And the maximum casualties are there in the first and second floor, about 6 of them. रूबी इलेक्ट्रिक शोरूम है जो सिकंदराबाद स्टेशन के पास पड़ता है। वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक शोरूम है और डीसीपी नॉर्थ से मैंने बात की। उनका कहना है कि हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से शायद कोई ओवरचार्जिंग जैसे हम इंसिडेंट सुन रहे हैं उसकी वजह से वहां पे आग लगी। और ऊपर एक लॉज है जहां पर समझा जा रहा है कि 20 से 22 लोग रह रहे थे और कल रात की बात है ये। और लोग एस्केप नहीं कर पाए क्योंकि डोर्स भी वैसे लॉक थे और करंट भी चली गई क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गई थी और उसकी वजह से 8 लोगों की मौत हो गई है। उसमें एक महिला भी है। इसके अलावा 8 लोगों को अस्पताल में भी शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि उस एरिया में काफी क्राउड है स्टेशन के पास से, तो ये सारे रेसिडेंट्स जो हैं बाहर से आए हुए लोग हैं, यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स नहीं हैं। लॉज में उन्होंने रूम ले रखा था क्योंकि स्टेशन के भी पास पड़ता है। अभी आग को कंट्रोल कर लिया गया है, कल रात को ही कंट्रोल कर लिया गया था। 20 से 22 लोग थे लॉज में। ये अनुमान पुलिस ने लगाया है क्योंकि उसके प्रीवियस डे का जो ब्रेकफास्ट का जो नेम्स थे उसको देखकर लग रहा है कि 20-22 लोग थे। उनमें से 8 लोगों की मौत इधर स्मोक को ब्रीथ करने की वजह से, सफोकेशन की वजह से हुई। कुछ लोग बिल्डिंग से कूद गए, उनको डर लग रहा था कि आग में हम जल जाएंगे, तो वो बिल्डिंग से कूद गए और उसकी वजह से भी काफी ग्रीवस इंजरीज बताई जाती हैं। उनमें से 8 लोगों को अभी अस्पताल में ज्वाइन कर दिया गया है। उनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई भी जा रही है। होपफुली देयर वोंट बी मोर डेथ। पुलिस के चीफ से मैंने बात की। उनका कहना है कि एक तो ये है कि होटल के डोर्स ट्रैप हो गए थे, जिनके की मैजिकल जो डोर्स होते हैं, और जब करंट चला गया तो उनको वो लगाकर बाहर आना बहुत मुश्किल हो गया था। और दूसरी बात है कि क्योंकि रूम में वो लोग ट्रैप हो गए थे और बाहर उनको बहुत धुआं दिख रहा था, तो कोई और एस्केप का मार्ग नहीं था, तो कुछ लोग खिड़की से कूद गए थे और इस वजह से उनको भी वो भी घायल हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनआईए रेड्स की। सोमवार को देश के 5 राज्यों में 60 अलग अलग जगहों पर एनआईए की टीमें छापेमारी करने के लिए पहुंची। ये कार्रवाई गैंगस्टर्स के आतंकी कनेक्शन से जुड़ी हुई और कई दिनों से अदिति हम ये देख रहे थे कि जो गैंगस्टर्स हैं उनके जो साथी हैं उनकी गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं और कुछ गैंगस्टर विदेशों से ऑपरेट कर रहे हैं तो कुछ देश की जेलों में बैठकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। एनआईए ने इस मामले में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी गोल्डी बराड़, जग्गू भगवानपुरी और लॉरेंस बिश्नोई जैसे आरोपियों के घर पर भी छापे मारे। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली और नीता शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। निशाने पर गैंगस्टर और आतंकी गुटों से उनके संपर्क। एनआईए के निशाने पर देश भर में तकरीबन 50 ठिकाने हैं। पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, गोल्डी बरार और दूसरे गैंगस्टरों के घरों पर सुबह से ही छापेमारी शुरू हो गई।
पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने एक दिन पहले ही सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब के गिरोहों और पाकिस्तान से चल रहे आतंकवादी गुटों के संपर्कों की तरफ इशारा किया था। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ आतंकवादी गुटों और गैंगस्टरों के बीच तगड़ा गठजोड़ है। आईएसआई इसका इस्तेमाल कर रहा है। ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। पंजाब और दूसरे राज्यों में आतंकवादियों ने हमलों की कई कोशिश की है। मोहाली में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पर हमला और अमृतसर में पुलिस की जीप में आईईडी लगाना ऐसे ही 2 मामले हैं। पाकिस्तान से आए हथियारों की बरामदगी भी इस दौरान हुई है। ज्यादातर मामलों की जांच में इनके तार पाकिस्तान में बैठे आतंकी गुटों से जुड़े पाए गए। सुबह से ही चल रहे छापों के दौरान एनआईए ने कुछ सामान भी बरामद किया है। बस ना पैंती सट्टे पेटियां वाले कमरे च उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। वो जग्गू के मोबाइल फोन, पेन ड्राइव और कागजात ले गए हैं। मेरे काम वाली आई तो वो साम गई, आ भी खलारा खलूरा पा गए। गैंगस्टरों ने अपना नेटवर्क कई राज्यों में फैला लिया है। हाल ही में दिल्ली में हुई एक बैठक के बाद से गृह मंत्रालय इनकी हरकतों पर नजदीकी से नजर रख रहा था। कहा जाता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो चल रहा है इससे नाखुश थे और उन्होंने एनआईए को यह मामला देखने के लिए कहा। उसी के बाद से एनआईए ने गैंगस्टरों की कमर तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर में पूजा अर्चना की अनुमति देने से जुड़े केस में जिला जज की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग की जो याचिका थी उसे सुनने योग्य माना है। याचिकाकर्ताओं में फैसले के बाद खुशी देखी गई, वहीं मस्जिद पक्ष फैसले से नाखुश नजर आया। वो इस मामले को लेकर अब हाई कोर्ट जाएंगे और आदेश को चुनौती देंगे। आपको बता दें, वाराणसी की 5 महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी मंदिर में हर रोज पूजा करने की मांग करते हुए इस याचिका को दाखिल किया था, जिसका विरोध ज्ञानवापी मस्जिद की कमेटी ने किया। इस पर देखते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। हर हर महादेव का उद्घोष और नाचना गाना, ये महिलाएं वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद अपनी खुशी को सामने आने से रोक नहीं पाएंगी। आज हम लोग घर में सभी लोगों से, सारे हिंदूवासी, सारे काशीवासियों, सारे सनातन धर्म से मेरे हाथ जोड़ से देशवासियों से विनती है कि सभी लोग अपने घर में दीपक जलाए, शंख नगाड़े बजाए और हर हर महादेव का नारा जरूर लगाए। आज बाबा की बहुत बड़ी जीत है। हर हर महादेव। लक्ष्मी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इन महिलाओं ने अप्रैल 2021 में काशी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी चबूतरे पर हर रोज पूजा करने की याचिका कोर्ट में दाखिल की थी। इस याचिका का विरोध करते हुए मस्जिद पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की याचिका त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि 1991 के पूजा स्थल कानून के तहत इस याचिका को नहीं सुना जा सकता। वाराणसी कोर्ट ने 3 महीने की सुनवाई के बाद सोमवार को ज्ञानवापी इंतजामिया कमेटी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की याचिका सुने जाने योग्य है। कोर्ट ने कहा कि 1991 के पूजा स्थल कानून के तहत ये याचिका नहीं आती। इस याचिका में मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने की प्रार्थना नहीं की गई है। श्रृंगार गौरी मंदिर में साल भर पूजा करने की मांग की गई है। श्रृंगार गौरी मंदिर में पहले से ही साल में एक बार पूजा होती है। ये याचिका पूजा करने के अधिकार तक ही सीमित है। 1993 तक याचिकाकर्ता हर रोज श्रृंगार गौरी की पूजा करते आ रहे हैं। 1993 के बाद याचिकाकर्ता को हर साल सिर्फ एक बार पूजा करने की अनुमति दी गई। याचिका में मस्जिद की मिल्कियत हासिल करने की मांग नहीं की गई है। याचिकाकर्ता के अनुसार 1947 से 1993 तक श्रृंगार गौरी और हनुमान जी की हर रोज पूजा होती थी। पक्ष विपक्ष के बहसों को सिलसिलेवार ढंग से थोड़ी सी जिस्ट बताई, उसके बाद लास्ट में बताया कि प्रार्थना पत्र उनका 7-11 खारिज किया जाता है। ये 22/9 को डेट लगा है। अब हम लोग जो प्रार्थना पत्र दिए हैं, दौरान कमीशन शिवलिंग जो प्राप्त हुए हैं, उनके दक्षिण तरफ जो खाना है व्यास जी का, पूरब तरफ जो दीवार है, ब्रैकेट दीवार को बंद किया गया है और
बैरिकेडिंग के पश्चिम तरफ दीवार है, इसको बलवा हटा करके सर्विस कमीशन कराई जाए। ज्ञानवापी मस्जिद पक्ष इस फैसले से खुश नजर नहीं आया। उन्होंने फैसला किया है कि वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। इस फैसले के खिलाफ आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, जहाँ तक प्रयास होगा जाएंगे, उसके भी आगे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। आप लोग संतुष्ट नहीं है इस फैसले से? हम संतुष्ट तो अब जब तक हम आर्डर नहीं पढ़े कैसे कर देंगे, आप संतुष्ट तो नहीं है। हम आपको समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है। 18 अगस्त 2021 को बनारस की 5 महिलाओं ने वाराणसी कोर्ट में याचिका दाखिल कर साल भर श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति मांगी। वाराणसी कोर्ट में इस मामले पर 8 महीने सुनवाई हुई। 26 अप्रैल 2022 को कोर्ट ने अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी मस्जिद प्रांगण में श्रृंगार गौरी मंदिर का सर्वे करने का आदेश दिया। कोर्ट ने अजय मिश्रा को 6, 7, 8 मई को वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के साथ सर्वे कर 10 मई तक अदालत में रिपोर्ट पेश करने को कहा। 6 मई 2022 को कोर्ट कमिश्नर ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम शुरू किया। सर्वे के दौरान वादी 5 महिलाएं और मस्जिद पक्ष के लोग भी मौजूद रहे। 7 मई 2022 मस्जिद पक्ष ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। 12 मई 2022 कोर्ट ने अजय मिश्रा को हटाने से मना कर दिया, साथ ही सर्वे के लिए 2 और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिए। 14 मई 2022 कोर्ट से नियुक्त सर्वे कमीशन ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे शुरू किया। 16 मई 2022 हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग होने की बात कही। मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया। 16 मई 2022 को ही कोर्ट ने वजूखाने को सील करने के आदेश दिए। 17 मई 2022 कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने कमीशन के ही अजय मिश्रा पर सर्वे की जानकारी लीक करने का आरोप लगाया। कोर्ट ने अजय मिश्रा को सर्वे कमीशन से बाहर करने के आदेश दिए। 19 मई 2022 कोर्ट कमीशन ने ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की। 19 मई 2022 मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की याचिका पर सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को 20 मई तक इस याचिका पर सुनवाई टालने का आदेश दिया। 20 मई 2022 सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला जज को श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की याचिका सुनने योग्य है या नहीं, ये फैसला करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को 8 हफ्तों में सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए। 24 अगस्त 2022 वाराणसी कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हुई। वाराणसी कोर्ट ने 12 सितंबर तक फैसला सुरक्षित रखा। 12 सितंबर को कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि पूजा करने की याचिका सुनने योग्य है। अभी तो मुख्य केस की सुनवाई शुरू ही नहीं हुई। ये मामला अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। महीनों और साल लगेंगे और इन महीनों और सालों में राजनीति भी होती रहेगी, पर चुनौती रहेगी कि देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, भाईचारा बना रहे। पहले आप पड़ाव तो वादी पक्ष या कहते हैं हिंदू पक्ष ने पार कर लिया है, लेकिन असली पड़ाव तब पार होगा जब दोनों पक्ष मोहब्बत से रहें, लड़ाई चलती रहे और कानून के जरिए चलती रहे। सहयोगी अश्विनी मेहरा, अजय सिंह और आलोक पांडे के साथ बनारस से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बीच एक ट्वीट पर आमने सामने आ गए हैं कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, यात्रा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच विवाद भी बढ़ रहा है। ताजा मामला कांग्रेस की तरफ से जारी एक खाकी पैंट की तस्वीर को लेकर शुरू हुआ, जिस पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया आई। बिल्कुल, और जवाब में कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि जब कांग्रेस आक्रामक होकर जवाब देती है तो हम पर आरोप लगाने शुरू कर दिए जाते हैं। उमाशंकर सिंह की ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय केरल से गुजर रही है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से चलने के बाद 5 दिनों में ये अब तक 94 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी है। 150 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा को लेकर हर दिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच तू मैं हो रही है। ताजा विवाद कांग्रेस की तरफ से
ट्वीट की गई उस तस्वीर को लेकर है जिसमें खाकी पैंट में आग सुलगती दिखाई गई है और लिखा है 145 दिन बाकी। देश को नफरत की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए और बीजेपी आरएसएस ने जो नुकसान पहुंचाया है उसे ठीक करने के लिए हम कदम दर कदम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। बीजेपी ने इसे हिंसा को उकसाने वाला ट्वीट बताया है। यह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को रिप्रेजेंट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और इसमें आग जलते हुए दिखाया गया है। आगजनी का दृश्य है ये। दिस इज नथिंग बट इंस्टिगेटिंग पीपल फॉर वायलेंस। यह और कुछ नहीं है मगर किस प्रकार से लोग वायलेंट हो, किस प्रकार से आगजनी हो, किस प्रकार से हत्याएं हो, उसके लिए लोगों को उकसाने का काम आज गांधी परिवार और गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। खाकी पैंट आरएसएस की पोशाक का हिस्सा है। कांग्रेस इस ट्वीट को हिंसा फैलाने की नीयत से नहीं बल्कि बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब देना बता रही है। RSS and the BJP is not used to aggressive responses from the Congress. When the Congress gives an aggressive response, जब हम आक्रामक होते हैं तब वो पीछे हट जाते हैं। तो ये अगर वो आक्रामक होंगे, हम डबल आक्रामक होंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया है कि कन्याकुमारी से यात्रा शुरू करने वाले राहुल गांधी स्वामी विवेकानंद मेमोरियल पर नहीं गए। आज मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। कांग्रेस ने मेमोरियल के अंदर का वीडियो जारी कर स्मृति ईरानी को जवाब दिया। इससे पहले बीजेपी ने भारत यात्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले कंटेनरों पर सवाल उठाया। उसके बाद राहुल गांधी की टी शर्ट की कीमत और फिर विवादास्पद बयान देने वाले पादरी जॉर्ज पोनैया के साथ उनकी मुलाकात पर कांग्रेस इसे बेतुका बता रही है। जब अनुराग ठाकुर पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और बाहर बोलते हैं गोली मारो, हम अनुराग ठाकुर के साथ तो पार्लियामेंट में हम उनके साथ काम करते हैं। एक वो क्या है, साध्वी निरंजना क्या कहती हैं, क्या कहा उन्होंने, भारत को दो भागों में बांटा, एक रामजादे और एक कुछ और शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। जो गोडसे के पुजारी हैं प्रज्ञा ठाकुर, वो लोकसभा के सांसद हैं, तो इनके मुंह में नहीं होता बोलने के लिए। पर जो हुआ, लोग आए, किसी ने कुछ किया, किसी ने रिकॉर्डिंग की, उसको फैलाया, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। कांग्रेस अपनी यात्रा के दौरान महंगाई, बेरोजगारी और समाज में विभाजन के मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी इस पूरी यात्रा को कांग्रेस के करप्शन से ध्यान बटाने की कोशिश करार दे रही है। यात्रा अभी लंबी है, तू मैं भी लंबी चलेगी, ऐसा अंदेशा है। दिल्ली से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। गुजरात चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और उनकी यात्रा में विवाद भी अब होने लगा है। अहमदाबाद में एक ऑटो वाले के घर खाना खाने जा रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुजरात पुलिस ने सुरक्षा देने का हवाला देते हुए ऑटो में जाने से रोका और जिसके बाद बहस बढ़ती चली गई। ये नोकझोंक आप उसी की तस्वीरें अहमदाबाद में जो हुई है उसकी देख रहे हैं। इसके बाद पुलिसकर्मियों और अरविंद केजरीवाल के बीच जमकर यहां पर बहस हो रही है। बाद में सीएम को ऑटो से ही जाने की इजाजत दे दी गई, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ऑटो वाले के घर पहुंचे और वहां पर खाना खाया। सीएम केजरीवाल आज सफाई कर्मचारियों के साथ टाउन हॉल मीटिंग करेंगे और आज ही वो गुजरात की जनता के लिए एक और चुनावी वादा करते हुए गारंटी का ऐलान भी करेंगे। मैं जो कदम उठाने जा रहा हूँ उसके कॉन्सिक्वेंसेस की जिम्मेदारी मेरी है, उसका तो फ्री है उसकी जिम्मेदारी से। मैं इन ऑटो वाले के साथ जाना चाहता हूँ, मुझे कैसे रोक सकते हैं? मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं पब्लिक में जाऊँगा, आपका आप पब्लिक में नहीं जा सकते, फिर ऐसी सिक्योरिटी का क्या फायदा? ये आपके ऊपर धब्बा है, ये गुजरात की सिक्योरिटी के ऊपर धब्बा है कि आप एक ऑटो में एक मुख्यमंत्री को नहीं ले जा सकते। क्या सिक्योरिटी देंगे आप? आज गुजरात की जनता इसलिए दुखी है क्योंकि आपके नेता जनता में नहीं जाते हैं। हम जनता में जा रहे हैं और आप जो है जनता में जाने से रोक रहे हैं।
ये प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का, ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी, हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती कर रहे हैं आप, आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ है हमें। बेंगलुरु की बात करते हैं, जहां पर बारिश ने इस साल 90 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कुछ दिनों की बारिश में ही पूरा शहर पानी में डूबा नजर आने लगा। लोग खासे परेशान हुए, लेकिन अब जगह शहर में बुलडोजर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, शहर में बुलडोजर इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि अतिक्रमण कितना तेजी से हुआ और इसका असर कैसा हुआ वो सबने देखा। महानगर पालिका ने पानी निकालने वाले नालों और झील के रास्तों पर अतिक्रमण हटाने का अभियान दोबारा शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कार्रवाई निष्पक्ष हो रही है, लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि निशाने पर गरीब लोग हैं। देखते हैं रिपोर्ट। बेंगलुरु के एक प्रतिष्ठित स्कूल के कॉम्प्लेक्स से राज कालवे के अतिक्रमण को हटाने की कवायद। हाल में यहां पानी का जमाव काफी हुआ था। वजह सामने, बारिश के पानी निकलने के नाले पर कब्जा था। इससे आसपास के लोग भी परेशान थे। बहुत दिन से इधर लड़ाई चलता था, अभी लड़ाई चालू हो रहा है और इधर हम लोग का लीडर है पिड़प्पा, वो इसका नेतृत्व भी अरविंद निंबावली आके इधर बात करके ये राजकालू तोड़ना और अपार्टमेंट और घर सभी पानी ज्यादा था, वो पानी नहीं जाना। यमलूर, जहां पानी ने 3 दिनों तक रास्ता बंद कर रखा था, वहां एक पॉश अपार्टमेंट के एक हिस्से से अतिक्रमण हटाया गया, तब जाकर पानी निकला। थोड़ा आगे बढ़ने पर पानी फिर रुका। पता चला कि राज कालवे की जगह इस सड़क ने ले ली है, जिसे तोड़ा जा रहा है। हाँ, इधर राज कालवा बनाया गया पानी जाने के लिए, पूरा 2.5 मीटर्स कंपाउंड वॉल टू इधर तक। हालांकि एक आम धारणा बन गई कि यमलूर और महादेवपुरा इलाके में हाल में यानी पिछले 10 से 15 सालों के दौरान बने बेशकीमती अपार्टमेंट और विलाज ने सबसे ज्यादा अतिक्रमण किया है। लेकिन वहां अतिक्रमण हटाने की कोशिश उस तरह की नहीं दिख रही जिसकी उम्मीद की जा रही थी। कांग्रेस सीधा हमला राज्य की बीजेपी सरकार पर कर रही है। बुलडोजर और जेसीबी निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों के घरों पर चल रहे हैं। बड़े लोगों को इस सरकार ने बख्श दिया है। यूपी मॉडल है क्या? आप लोगों को परेशानी हुई, सभी लोग इससे परेशान हुए हैं। ऐसे में हमारा कोई दूसरा कंसिडरेशन नहीं है। चाहे कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, कार्रवाई सबके खिलाफ होगी। सिर्फ अवैध निर्माणों को तोड़कर इस समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना होगा कि आगे अतिक्रमण न हो, और इसके लिए जरूरी है कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बेंगलुरु से निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से, जहां वन विभाग के कर्मचारियों पर भूमि अतिक्रमण करने वाले लोगों ने हमला बोल दिया। वन विभाग की एक टीम अहमदपुर इलाके में अतिक्रमण रोकने के लिए गई थी। जब टीम वहां पर पहुंची तो उस पर हमला कर दिया गया। इस हमले में एक फॉरेस्ट गार्ड घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद अहमदपुर पुलिस के कई जवान घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद हमला करने वाले वहां से फरार हो गए, लेकिन उनके साथ मौजूद महिलाओं ने धारदार हथियार दिखाते हुए पुलिस को अतिक्रमण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ट्रैक्टर को जब्त करने से रोकने की भी कोशिश की। आपको ये भी बता दें कि सीहोर जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है। ऐसे में वन विभाग की टीम अतिक्रमण रोकने की कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है, लेकिन उसी पर हमला हो जाता है। और कई राज्यों में इन दिनों लंपी बीमारी का शिकार हो रहे हैं कई सारे पशु। राजस्थान में भी मवेशी बड़ी तादाद में इस बीमारी की चपेट में आए हैं और इसका प्रकोप राजस्थान में मवेशियों पर बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने राज्य में टीकाकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए करीब 40 लाख वैक्सीन डोज भेजे हैं। किसानों और पशुपालकों को एडवाइजरी जारी की गई है कि वो अपने पशुओं के स्वास्थ्य पर खासतौर पर निगरानी रखें। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिसीज की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। लंपी स्किन डिजीज से मवेशियों की बढ़ती मौतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यह अहम ऐलान किया। इस भयानक बीमारी से अब तक देश में 75,000 से ज्यादा मवेशियों के मरने की आशंका है और ये बीमारी कम से कम 12 राज्यों में फैल चुकी है।
पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की पुरजोश कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिसीज की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। वैक्सीनेशन के अलावा जांच में तेजी लाकर पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण रखकर उस बीमारी को काबू करने की कोशिश की जा रही है। भारत में पहली बार 2019 में ओडिशा, झारखंड और बिहार में इसके मामले रिकॉर्ड किए गए थे। इस बार मॉनसून सीजन में वेक्टर्स की संख्या बढ़ने और गांवों में फैली गंदगी की वजह से ये वायरस इस साल ज्यादा तेजी से फैल रहा है। सबसे पहले साउथ अफ्रीका में डिसीज रहती थी, लेकिन 2019 में पहली बार इसको भारत में उड़ीसा में, झारखंड में, बिहार में रिपोर्ट किया गया। लेकिन जब इसमें इतनी मॉर्टिलिटी नहीं हुई, लेकिन अभी 2022 में इसमें कई राज्यों में ज़्यादा मॉर्टिलिटी देखी जा रही है। उसके पीछे एक कारण है कि इसमें ह्यूमिडिटी, बहुत ज़्यादा बरसात, और सबसे ज़्यादा इसका फैलने का वेक्टर है, जिसमें बरसात के समय में बहुत मच्छर, मक्खी और थोड़ा सा सफाई नहीं ठीक होने से फैल रही है। लेकिन अभी कई राज्यों में इसका बहुत ज़्यादा डेथ भी हो रही है। लेकिन ओवरऑल इसमें 1 से 5% मॉर्टिलिटी है और 20% मॉर्बिडिटी है। देश में कोशिशों के बावजूद लुम्पी स्किन डिजीज के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इसके साथ ही इसके असर से निपटने की चुनौती भी बड़ी हो रही है। फिलहाल संकेत हैं कि लुम्पी स्किन डिजीज के खिलाफ तैयार वैक्सीन का कमर्शियल प्रोडक्शन जल्दी ही शुरू होगा, जिसके बाद इसे देश के सभी प्रभावित राज्यों में जल्दी से जल्दी भेजा जाएगा। दिल्ली से राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। भारतीय रेलवे की बात करते हैं। कोरोना के बाद अब भारतीय रेलवे की कमाई धीरे धीरे बढ़ रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल के 5 महीने में रेलवे की कुल कमाई 38% बढ़ी है। पैसेंजर से होने वाली कमाई में तो 116% की बढ़ोतरी हुई है, पर आखिर इस बढ़ोतरी की वजह क्या है? क्योंकि हमने ये भी देखा, जो सीनियर सिटीजन को जो सुविधा मिल रही थी वो कम हो गई, कई ट्रेनों में किराया जो है वो बेतहाशा बढ़ गया। तो बहुत सारी वजह है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार की, जो इन वजहों की पड़ताल करती है। घाटे में दौड़ती रेलवे ने कमाई की पटरी पर रफ्तार पकड़ी है। लंबे वक्त तक रही कोरोना की मार, लेकिन अब कमाई की रफ्तार। कमाई बढ़ने की कई वजह जानकार बताते हैं। कोरोना से पहले रोज 1768 मेल एक्सप्रेस चलती थी, अब वो बढ़कर 2000 के करीब हो गई हैं। फिलहाल 2700 पैसेंजर ट्रेन है। इनमें करीब 70% पैसेंजर ट्रेनों के आगे नंबर में 0 लगा है, यानी उनमें अब भी कोरोना के वक्त लागू मेल एक्सप्रेस का किराया ही लिया जा रहा है। इससे रेलवे को 100 से 125 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है। कई कैटेगरी में मिलने वाला रेलवे कंसेशन भी अब सिमट गया है। वहीं कोल, ऑटोमोबाइल के रैक्स में पिछले साल की तुलना में काफी इजाफा हुआ है। साथ ही पार्सल और ई ऑक्शनिंग ने भी राजस्व बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। गाड़ियों की संख्या 250 से 300 गाड़ियां ज्यादा बढ़ा दी गई हैं रोजाना। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोविड के काल में जिन पैसेंजर गाड़ियों में जिन्हें बहुत कम किराया लगता था, उन पर हमने मेल एक्सप्रेस का किराया लेना शुरू किया था। अभी तक ऐसी बहुत सी सारी गाड़ियां हैं जिन पर हम वही किराया ले रहे हैं। नंबर 4, हमने सीनियर सिटीजन वर्ग को देने वाली सारी सुविधाएं बंद कर दी। डायनेमिक फेयर प्राइसिंग में किराया इतना ज्यादा बढ़ जा रहा है कि पहले से डबल ट्रिपल हो जा रहा है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान और हमारे साथ मौजूद हैं अदिति राजपूत। तो शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से जो तेलंगाना से आ रही है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के शोरूम में भीषण आग लग गई। इस घटना में शोरूम के ऊपर बने लॉज में रहने वाले 8 लोगों की मौत हो गई। आग शोरूम में स्कूटर रिचार्ज करने के लिए बने यूनिट में लगी थी। इसकी चपेट में पहली और दूसरी मंजिल में रुके हुए लोग आए। घटना के वक्त लॉज में 25 लोग मौजूद थे, जिसमें से कुछ ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बमुश्किल बचाई। दमकल विभाग ने सीढ़ियों के जरिए कई लोगों को निकाला।
मृतकों में कुछ महिलाएं भी हैं। ज्यादातर की मौत दम घुटने से हुई है। मृतक दूसरे शहर के हैं। अब आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जब तक काबू पाया गया तब तक 8 जिंदगियां ये आग लील चुकी थी। This fire accident seems to have started from the cellar. It's connected. The staircase is connected right to the top of the building. So the entire smoke which has come out has spread through the staircase into the other floors. Unfortunately, those staying on the first and second floor were overpowered by the smoke. The smoke occupied the entire corridors, and when they came out of their rooms, they got stuck in that. और अब खबर देहरादून से, जहां पर अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से 5 युवक नदी के बीच फंस गए। युवकों को बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। रात को चले ऑपरेशन में एक-एक कर सभी युवकों को बचा लिया गया। अंधेरा होने की वजह से एसडीआरएफ की टीम को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन राहत की बात यह रही कि सभी फंसे युवकों को बचाने में कामयाबी मिली। और तस्वीरें देख के शायद अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी का बहाव भी उस वक्त काफी तेज नजर आ रहा है। ऐसे में आसान नहीं रहा होगा एसडीआरएफ की टीम के लिए इन युवकों को बचाना। अहमदाबाद में एक ऑटो वाले के घर खाना खाने जा रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुजरात पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देते हुए ऑटो में जाने से रोक दिया। इसके बाद पुलिसकर्मियों और अरविंद केजरीवाल के बीच बहस हो गई। बाद में अरविंद केजरीवाल को ऑटो से ही जाने की इजाजत दे भी दी गई। उसके बाद वो ऑटो वाले के घर पहुंचे, वहां पर उन्होंने खाना खाया। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल आज सफाई कर्मचारियों के साथ टाउन हॉल मीटिंग करने जा रहे हैं। तो जैसे जैसे गुजरात में चुनाव आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल के दौरे भी यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे विवाद जो है वो भी सामने आ रहे हैं। और आज ही गुजरात की जनता के बीच एक और चुनावी वादा करते हुए गारंटी का भी ऐलान अरविंद केजरीवाल करेंगे। अब तक कई गारंटीज दे चुके हैं, उसी सिलसिले में एक और गारंटी आज। आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ, सिक्योरिटी देंगे आपके ऊपर धब्बा है ये। आपको शर्म आनी चाहिए कि एक मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल अगर जनता के बीच में, आज गुजरात की जनता इसीलिए दुखी है क्योंकि आपके नेता जनता में नहीं जाते हैं। हम जनता में जा रहे हैं। ये प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का, ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है, आपके नेताओं को। आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं, जनता दुखी है। आपके नेताओं को कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर। जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी। हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ है हमें सर। यहाँ आपने हमें कैद कर वीआईपी सिक्योरिटी के लिए सर कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को। पर मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी। मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मुझे जनता में जाना है, मुझे जनता में जाना है। मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मुख्यमंत्री को दीजिए, आप अपनी सिक्योरिटी अपने मंत्रियों को दीजिए। मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच में जाऊंगा मैं। आप अपनी सिक्योरिटी अपने पास रखिए, नहीं चाहिए। आपने तो मुझे कैद करके रखा हुआ है, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। ये अरेस्ट है। हम सिक्योरिटी आप मुझे ऑटो में जाने के लिए आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको लिख के दे दिया, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप जबरदस्ती दे रहे हैं मुझे सिक्योरिटी। मैंने अभी आपको चिट्ठी लिख के दे दी कि मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं मैं तो दूंगा सिक्योरिटी, तो आप तो मुझे कैद कर रहे हैं। यू आर अरेस्टिंग मी, यू कैन नॉट अरेस्ट मी। अब कांग्रेस की बात करते हैं, जिसकी भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, यात्रा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच विवाद भी बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला कांग्रेस की तरफ से जारी खाकी पैंट की तस्वीर को लेकर शुरू हुआ, जिस पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। समित पात्रा ने कहा कि यह कांग्रेस की हिंसा भड़काने की कोशिश है। जवाब में कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा, जब कांग्रेस आक्रामक होकर जवाब देती है तो वो पीछे हट जाते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि वो आक्रामक होंगे तो हम और आक्रामक होंगे। उमाशंकर सिंह की ये रिपोर्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय केरल से गुजर रही है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से चलने के बाद 5 दिनों में यह अब तक 94 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी है। 150 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा को लेकर हर दिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच
तू मैं हो रही है। ताजा विवाद कांग्रेस की तरफ से ट्वीट की गई उस तस्वीर को लेकर है जिसमें खाकी पैंट में आग सुलगती दिखाई गई है और लिखा है 145 दिन बाकी। देश को नफरत की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए और बीजेपी आरएसएस ने जो नुकसान पहुंचाया है उसे ठीक करने के लिए हम कदम दर कदम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। बीजेपी ने इसे हिंसा को उकसाने वाला ट्वीट बताया है। यह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को रिप्रेजेंट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और इसमें आग जलते हुए दिखाया गया है। आगजनी का दृश्य है ये। दिस इज नथिंग बट इंस्टिगेटिंग पीपल फॉर वायलेंस। यह और कुछ नहीं है मगर किस प्रकार से लोग वायलेंट हो, किस प्रकार से आगजनी हो, किस प्रकार से हत्याएं हो, उसके लिए लोगों को उकसाने का काम आज गांधी परिवार और गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। खाकी पैंट आरएसएस की पोशाक का हिस्सा है। कांग्रेस इस ट्वीट को हिंसा फैलाने की नीयत से नहीं बल्कि बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब देना बता रही है। RSS and the BJP is not used to aggressive responses from the Congress. When the Congress gives an aggressive response, जब हम आक्रामक होते हैं तब वो पीछे हट जाते हैं। तो ये अगर वो आक्रामक होंगे हम डबल आक्रामक होंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया है कि कन्याकुमारी से यात्रा शुरू करने वाले राहुल गांधी स्वामी विवेकानंद मेमोरियल पर नहीं गए। आज मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। कांग्रेस ने मेमोरियल के अंदर का वीडियो जारी कर स्मृति ईरानी को जवाब दिया। इससे पहले बीजेपी ने भारत यात्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले कंटेनरों पर सवाल उठाया। उसके बाद राहुल गांधी की टी शर्ट की कीमत और फिर विवादास्पद बयान देने वाले पादरी जॉर्ज पोनैया के साथ उनकी मुलाकात पर कांग्रेस इसे बेतुका बता रही है। जब अनुराग ठाकुर पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और बाहर बोलते हैं गोली मारो, हम अनुराग ठाकुर के साथ तो पार्लियामेंट में हम उनके साथ काम करते हैं। एक वो क्या है साध्वी निरंजना क्या कहती हैं, क्या कहा उन्होंने, भारत को दो भागों में बांटा, एक रामजादे और एक कुछ और शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। जो गोडसे के पुजारी हैं प्रज्ञा ठाकुर, वो लोकसभा के सांसद हैं, तो इनके मुंह में नहीं होता बोलने के लिए। पर जो हुआ, लोग आए, किसी ने कुछ किया, किसी ने रिकॉर्डिंग की, उसको फैलाया, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। कांग्रेस अपनी यात्रा के दौरान महंगाई, बेरोजगारी और समाज में विभाजन के मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी इस पूरी यात्रा को कांग्रेस के करप्शन से ध्यान बटाने की कोशिश करार दे रही है। यात्रा अभी लंबी है, तू मैं भी लंबी चलेगी, ऐसा अंदेशा है। दिल्ली से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की 22वीं बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 और 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान में होंगे। खास बात यह है कि इस बैठक में रूसी राष्ट्रपति पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद होंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक बैठक के दौरान पीएम मोदी कुछ द्विपक्षीय मुलाकात भी कर सकते हैं। इसके बाद से ही इस बात की अटकलें तेज हो गई कि अब बैठक के दौरान पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच आमने सामने की मुलाकात होगी। ये अटकलें इसलिए भी तेज हुई कि लद्दाख में लंबे समय से चले आ रहे भारतीय और चीनी सेना के बीच स्टैंड ऑफ में कुछ ही दिन पहले कमी देखने को मिली है। विवादित गोगरा हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पॉइंट जो है 15, वहां से दोनों सेना पीछे हटी है। आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में साफ कर दिया था कि चीन से आगे की किसी भी बातचीत के लिए जरूरी है कि सीमा पर हालात सामान्य हो। कोरोना के आने के बाद चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग करीब 30 महीने बाद पहली बार विदेश की यात्रा पर होंगे। और आपको बता दें कि इस बार का एससीओ समिट क्यों खास है। लद्दाख सीमा पर भारत चीन के बीच विवाद है। रूस यूक्रेन युद्ध में उलझे हैं पुतिन।
और पाकिस्तान में नई सरकार बनी है, नए प्रधानमंत्री जो हैं शहबाज शरीफ वो इस बार शामिल हो रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है। तो अगर पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो राजनीतिक समीकरण जो है और कई देशों के बीच के जो आपसी समीकरण हैं वो पूरी तरह से इधर बदले हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। उमा, अभी हम दर्शकों को बता रहे थे कि खबर क्या है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि उम्मीदें क्या है। जी देखिए शारिक, क्योंकि इस समिट में पाकिस्तान, जैसा कि आपने बताया दर्शकों को कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति भी हिस्सा ले रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति भी हिस्सा ले रहे हैं और ये तीनों देश जो हैं वो काफ़ी हद तक इनके साथ हमारे संबंध काफ़ी हद तक हमारे हम इस इलाके के लिए काफ़ी अहमियत रखते हैं। और जब तीनों एक मंच पर होंगे तो देखना इस बात को लेकर है कि क्या इन तीनों के बीच जो भारत का जो 1-to-1 जो एक मुलाकात होती है वो है या नहीं, होती है या नहीं, इस बात में निगाह लगी हुई है। खासतौर पर अगर चीन की बात करें तो सही कहा कि अभी जिस तरीके से एक लंबी प्रक्रिया के बाद, लंबे दौर की बातचीत के बाद गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके से डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है और पूरी हुई है, तो ये एक संकेत माना जा रहा है कि इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी के बीच जो है एक मुलाकात हो। और खासतौर पर देखें तो 1993-1996 की जो एक संधि है भारत और चीन के बीच, जिसमें कि LAC पर जो शांति है और जो यथास्थिति है उसकी बहाली का एक समझौता है, उसके बावजूद इस तरह का जो कदम चीन की तरफ से उठाया गया वो भारतीय इलाके में घुस आया। तो इस तरह की जो घटना है वो दोबारा ना हो, खासतौर पे जो अप्रैल 2020 में जिस तरह से अतिक्रमण किया चीन ने, तो इस सिलसिले में अगर द्विपक्षीय मुलाकात होती है तो ये मुद्दा एक अहम मुद्दा होगा। बाकी इसके अलावा क्योंकि संघाई जो कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, आर्थिक मुद्दों पर जो इलाकाई देश हैं, जो सेंट्रल एशिया के देश हैं, उनके साथ एक समन्वय, एक सहमति के साथ तरक्की करने की दिशा में इसका लक्ष्य है। तो ये देखना है कि क्या ये द्विपक्षीय बातचीत होती है। इसके अलावा रूस के साथ संबंध जो है वो जगजाहिर है। इस मौके पर भी भारत जो है वो रूस के साथ तेल वहां से ले रहा है, रियायती दर पे रूस जो है वो भारत को तेल ऑफर भी कर चुका है, आगे भी और रियायत देने की ऑफर कर रहा है। तो जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसमें भारत ने अब तक एक तटस्थ की भूमिका निभाई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ साथ चीन के माफ कीजिएगा रूस के राष्ट्रपति के साथ भी कई दौर की फोन पे बातचीत हुई और भारत की जो लगातार अपील है कि शांति के जरिए समस्या का समाधान हो, तो ये एक जो केमिस्ट्री जो है वो देखने को मिल सकती है अगर ये द्विपक्षीय बातचीत होती है अगर रूस के साथ तो। और खासतौर पर अगर पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत की बात करें तो इसकी संभावना काफी कम नजर आती है, क्योंकि भारत ने पहले ही साफ कर रखा है कि पाकिस्तान को पहले आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने पड़ेंगे। बेशक वहां पर सरकार बदल गई हो, लेकिन ये एक देखने की बात होगी कि क्या किसी तरह से कोई अनौपचारिक बातचीत की कोई शुरुआत होती है, जिसकी की संभावना जैसा कि मैंने बताया कि पहले ही कम है, क्योंकि इसके पहले बहुत स्तर की बातचीत होती है, नीचे से ऊपर तक विदेश मंत्रालय के विदेश मंत्री के स्तर तक बात होती है, तब जाकर प्रधानमंत्री के स्तर की मुलाकात होती है। लेकिन क्योंकि एक मंच पे सभी जुट रहे हैं तो इस बात पे निगाह बनी रहेगी कि किन देशों के साथ भारत की द्विपक्षीय बातचीत होती है और उसका नतीजा क्या निकलकर सामने आता है। शारिक, शुक्रिया उमा इस पूरी बातचीत के लिए। तो मनीष प्रभात जो हैं वो क्या कह रहे हैं इस पर, आइए वो सुनवाते हैं। नेता जो हमारे एससीओ देशों के जो नेता यहाँ पे आ रहे हैं वो जब आपस में मिलेंगे तो वो आपसी बातें कर सकते हैं। एससीओ के प्लेटफॉर्म पे कोई द्विपक्षीय बात नहीं लाई जाती है, उसमें तो हम एससीओ देश के जो कॉमन जो मुद्दे हैं या विश्व के जो कई मुद्दे हैं वैश्विक स्तर पे जो है उन चीज़ों पे बातें होती हैं, द्विपक्षीय मुद्दों पे बातें नहीं होती हैं। क्या कोई ऐसा प्लान है कि एससीओ समिट के दौरान ही रशिया, चाइना और पाकिस्तान के मुल्क के हेड से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हो? इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। प्रधानमंत्री का प्रोग्राम बन रहा है, जैसा कि बताया गया है कि कुछ बायलैटरल मीटिंग्स हम उम्मीद कर सकते हैं कि होंगी। हमें सभी को वेट करना पड़ेगा कि कौन सी मीटिंग्स होंगी। सड़कों पर दौड़ते ट्रकों को आपने अक्सर देखा होगा। उसका पहिया जिस तेजी से घूमता है उसी तेजी के साथ देश भी तरक्की करता है, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ अनकहा अनसुना रह जाता है। उनका योगदान बड़ा है, मुश्किल हालात में भी मंजिल तक सफर तय करते हैं और भारत के निर्माण को गति देते हैं ये ट्रक चालक। राष्ट्र के निर्माण के रियल हीरो गैलेंट में आज बात ट्रक चालक की।
हिंदुस्तान में कई किस्म की यातायात प्रणालियां हैं। रोडवेज हो गई, बसेस हो गए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम लोग रेलवेज और एयरपोर्ट्स को भी इंक्लूड करते हैं। लेकिन इन सब में एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो है ट्रक। कोरोना काल को ज़रा याद कीजिए, जिस वक्त हर किस्म की ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हम लोग अपने यूज़ करने की जो सामग्री थी उसको ले पा रहे थे या फिर ख़रीद पा रहे थे। आज हम लोग मिल रहे हैं एक और ट्रक ड्राइवर से जो गैलेंट के प्लांट गोरखपुर से सामान लेके जा रहे हैं इटावा। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि उनका सफ़र कैसा रहता है और किस किस्म की परेशानियां वो फेस करते हैं अपने सफ़र में। ये ट्रक चला रहे हैं राम प्रवेश यादव। कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं आप? सर गए गोरखपुर से इटावा। इटावा कितना लंबा सफ़र रहेगा? 600 किलोमीटर है सर। 600 किलोमीटर। कब तक पहुंच जाएंगे आप? कल शाम तक सर पहुंचेंगे। कितना टाइम से आप ये ट्रक के काम में आप जुटे हुए हो? कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं? 5 साल। पिताजी हमारे सर गाड़ी चला रहे थे, दूसरे की गाड़ी चला रहे थे। अच्छा। तो गाड़ी चलाते चलाते गाड़ी लिए एक, तो हम लोग 3 गाड़ी बनाए थे। तो ये जो आपकी छोटी सी जगह है, ये जो केबिन है आपका ट्रक का, यही आपका घर बन जाता है? यही घर है सर। और किस किस्म की परेशानियां आपको झेलनी पड़ती हैं जब आप लंबे लंबे सफ़र पे इस तरह से निकलते हैं? परेशानियां तो बहुत है सर, कोई ड्राइवरों को समझता नहीं है, ड्राइवरों की कोई इज्जत भी नहीं है सर। हम लोग चलाते हैं, देखिए रात भर चलाते रहते हैं सर गाड़ी, कभी खाने का भी नहीं ठिकाना लगता है। अब कोरोना में देखिए सर हम लोग ना चलते तो माल कहीं नहीं पहुंचता सर। देश के प्रगति या उन्नति में ड्राइवरों का बहुत बड़ा योगदान है सर, आप मानो या ना मानो। आपका विवाह हो गया? हाँ, मेरा विवाह हो गया सर। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के हैं सर। 2 लड़के हैं। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं अभी? हम हाई स्कूल तक पढ़े हैं सर। और आपके बच्चे? हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं अभी। क्या बनाने का मन है आपको उनका? पढ़ रहे हैं भाई, देखिए सर अब उन लोगों का क्या बनने का मन है। और अगर बारिश हो रही हो तो फिर कहाँ पे रुक के आप लोग कैसे सोने होने का क्या इंतजाम रहता है? सोते तो सर इसी गाड़ी में हम लोग। अच्छा। हाँ, दोनों लोग यहीं पे सो जाते हैं? हाँ, दोनों लोग सो जाते हैं गाड़ी में। तो डर नहीं लगता है कभी अगर आप ऐसे जंगल वाले इलाके से निकल रहे हो या फिर एकदम सुनसान सा इलाका हो, तब कैसा लगता है आपको? सर डर तो लगता है, लेकिन जब गाड़ियाँ चलती हैं तब चलते हैं हम लोग। अगर सुनसान है तो नहीं जाते हम लोग भी जल्दी से खाली करके घर पे जाना चाहते हैं। माल लदा है सर, टाइम से पहुंचना है, वो भी देखना है। ये था हमारे भारत निर्माण के अगले हीरो प्रवेश यादव के साथ गुजारा हमारा एक दिन। प्रवेश ही की तरह लाखों ट्रक ड्राइवर देश के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़कर उन्हें करीब लाते हैं। इनके सफर से शुरू होता है औद्योगिक विकास के पहिए का चक्र, जो देश को प्रगतिशील से विकसित देश की श्रेणी में ले जाने की योग्यता रखता है। गुड मॉर्निंग इंडिया के दौरान 2 घंटे में हमने आपको कई सारी खबरें दिखाई। अब वक्त है टॉप 5 का। हम चाहते हैं आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए, पोल में हिस्सा लीजिए और बताइए कौन सी खबर है जो आप दिन भर विस्तार से देखना चाहते हैं। तो पहली खबर, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस हाईकोर्ट जाएगा मस्जिद पक्ष। नंबर 2 पर बेंगलुरु से खबर, बाढ़ की तबाही के बाद अब बुलडोजर। नंबर 3 पर एससीओ समिट, क्या आमने सामने होंगे मोदी जिनपिंग। नंबर 4 पर रूस को यूक्रेन की फौज ने कई इलाकों से खदेड़ा और आखिर में T20 वर्ल्ड कप, बुमराह की वापसी, शमी स्टैंड बाय।